आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का आज के समापन समारोह, जो हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह है, उसके लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत है। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं जिंदगी में कुछ खास लोग, मिलते हैं जिंदगी में कुछ खास लोग, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय की गहराइयों से आदर, अभिनंदन, आभार। मैं शैलजा शर्मा आपका पुनः स्वागत करना चाहूंगी, जो कि आज के भारतीय भाषा अभियान एवं विश्वविद्यालय उत्तरांचल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा पखवाड़ा समापन सम्मेलन का जो राष्ट्र की सबसे बड़ा उत्सव या कहें कि महाउत्सव हम मना रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी माननीय बहुरा जी से कि वो दीप प्रज्वलित कराएं। विद्या के इस पावन मंदिर में पधारे हुए विधि जगत के सभी प्रखर व गणमान्य व्यक्तियों का मैं शताक्षी शर्मा पूरे लॉ कॉलेज देहरादून परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में मैं माननीय कुलपति उत्तरांचल विश्वविद्यालय श्री जितेंद्र जोशी जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे श्री अशोक मेहता, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भारत सरकार व राष्ट्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान जी का पुष्प व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री कामेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान को पुष्प व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करने का आग्रह करती हूँ। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय उप कुलपति उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा जी से कि वे श्री भगवान स्वरूप शुक्ल, स्थायी अधिवक्ता भारत सरकार का पुष्प देकर अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगी सदन में सभी से कि वे कृपया विश्वविद्यालय कुल गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं आग्रह करूंगी एक बार करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जाए।
मैं श्री अपने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता श्री बहुगुणा जी का जो अधिक परिचय कराना चाहूँगी। आप प्रोफेसर एंड डॉक्टर राजेश बहुगुणा प्राचार्य एवं डीन हैं लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आएं और अपने विचारों से सबको समझें। राजेश राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति उत्तरांचल विश्वविद्यालय श्री जितेंद्र जोशी जी, श्री कामेश्वरनाथ मिश्र जी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान, श्री अशोक मेहता जी, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भारत सरकार एवं राष्ट्रीय संयोजक भारत भाषा अभियान, एडवोकेट श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी, अस्थायी अधिवक्ता भारत सरकार, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही और इस अभियान का मंडल स्तर पर भार संभाले हुए एडवोकेट शैलजा शर्मा जी, गरिमा सिमरडी जी और तमाम जनपदों से आए हुए इस संस्था के सदस्य, हमारे मेहमान, प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस बहुत ही अहम दिन पर जब तमाम ऐसी हस्तियां यहां उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पधारी हैं, मैं आपका अभिनंदन, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से भी अभिनंदन करता हूं। और ये देहरादून द्रोण नगरी कहा जाता है, इसको देहरादून की ओर से भी अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दूं, उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2002 में की गई और उस वक्त जबकि 5 वर्ष के विधि शिक्षा के कार्यक्रम चंद विधि महाविद्यालयों को छोड़ करके जो नेशनल विधि विश्वविद्यालय है उनको छोड़ दे तो बहुत कम जगह थी। तो उत्तराखंड में लॉ कॉलेज देहरादून को प्रथम स्वतंत्र महाविद्यालय बनने का गौरव हासिल हुआ। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम लाने का हासिल हुआ। सर्वप्रथम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स LLM लाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी विश्वविद्यालय के बाद इस संस्था ने इंजीनियरिंग, फिर मैनेजमेंट, इन सबको भी अपना हिस्सा बनाया। और वर्ष 2013 में जब उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो इन 3 बड़े महाविद्यालयों के संयोजन से उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आपको बता दें, उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद फिर यहां पर और विभिन्न संकायों का गठन किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, लिबरल आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी
जैसी तमाम संस्थाएं और जुड़ती चली गई और आज आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से उत्तरांचल विश्वविद्यालय एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां से हम देख सकते हैं कि एक विस्तृत परिसर जो लगभग 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, ये श्रृंखलाबद्ध भवनें अत्याधुनिक पुस्तकालय और शोध संस्थान इसका हिस्सा है। विशेष बात यह है कि न केवल उत्तराखंड से अपितु देश के प्रत्येक राज्य से और कुछ विदेशों से भी लगभग 6,500 छात्र आज यहां पर शिक्षा लेते हैं। ये तमाम जो एक अवधारणा है, जो चीज हमारे सामने है, ये सोच थी, एक स्वप्न था आदरणीय चांसलर श्री जितेंद्र जोशी जी का, जो इन्होंने 1 अगस्त 2002 को लॉ कॉलेज देहरादून की स्थापना के साथ देखा था। मैं विषय पे आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय भाषा अभियान को साधुवाद देता हूं, उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं हृदय से कि वो एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए हैं और इसको चला रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं स्वयं को और इस उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिसर को कि आज हम आपके समापन कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब हम मूल विषय हिंदी और हिंदी को विधि शिक्षा, न्याय की बात मैं करूंगा, वो बात आदरणीय मेहता जी पर और आदरणीय सूत्र साहब पर छोड़ता हूं। विधि शिक्षा की बात मैं जरूर करूंगा, जिसमें बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। आपको बता दें, इस 19-20 सालों के अनुभव में अगर मैं हिंदी को विधि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखूं और बहुत ईमानदारी से आपसे बात करूं, तो हमें बहुत बड़ी तादाद में विद्यार्थी ऐसे नहीं मिलते जो स्वेच्छा से हिंदी माध्यम से शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके ये कदापि मतलब नहीं है कि आज छात्र हिंदी नहीं जानते हैं या हिंदी में काम नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को कतिपय कारणों से सीखता है। प्रथम कि उसको सीखे बगैर उसका काम चलना संभव ही ना हो। दूसरा कारण हो सकता है कि वो किसी ऐसे वातावरण में रह रहा हो जहां उस भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा या तो बोली नहीं जाती हो या बहुत कम बोली जाती हो। तीसरा कारण यह हो सकता है कि कोई किसी भाषा को तब सीखता है जबकि वो किसी पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप से अंग बन जाए। परंतु इन सबके साथ जो अहम बात है वो ये है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में बच्चों ऐसी हैं जो हमें कोई सिखाता भी नहीं है, हम स्वतः ही सीख जाते हैं। जैसे हमारा आचरण है, हमारे संस्कार हैं, हमारी मातृभाषा है। न जाने हमारे जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्वतः ही सीख जाते हैं, भले कोई हमें सिखाए भी नहीं। इसी तरह से भाषा भी अंग है जो कि हम व्यवहार में लाते लाते स्वयं सीख जाते हैं।
जहां तक विधि शिक्षा की बात है, हम लोग एक ऐसे मुकाम पे खड़े हुए हैं, हालांकि पिछले 10 सालों में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जबकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे लॉ कॉलेज देहरादून में देश के हर राज्य का बच्चा है, हर राज्य का, कोई ऐसा राज्य नहीं है, आप राज्य का नाम लें आपको यहाँ पे बच्चा मिलेगा। मैं ये देखता हूं कि माँ बापों की अपेक्षाएं क्या, यकीन मानिए माँ बापों की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं किसी भी कारण से, कतिपय कारणों से ये है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे। ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं और ये हमारे मनन का विषय भी है। लेकिन जब बच्चा मेरे पास यहाँ पे आता है और मैं पहले दिन ही उनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम करता हूं, तो मैं ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं इन बच्चों को ये बताऊं कि हिंदी का महत्व क्या है और मातृभाषा का महत्व क्या है। उसी श्रेणी में दो बातें बताई जाती हैं। पहली बात कि सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता कौन है। एक कारण यह भी है कि सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता वो है जो समाज की नब्ज को पढ़ना जानता हो, और जब समाज की नब्ज को पढ़ने की बात आती है तो आपको उस समाज की बोलचाल की भाषा से दक्ष होना चाहिए। ये कभी नहीं देखा गया है कि आप किसी गांव में जाकर के बहुत अच्छी अंग्रेजी में कोई भाषण दें और बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात करें और लोग आपको स्वीकार कर लें, कभी नहीं। तो पहला काम जिसके लिए आप यहां मेरे पास में आए हो, एक अच्छा अधिवक्ता बनना, उसके लिए आपको बोलचाल की भाषा में दक्षता हासिल करनी होगी। लेकिन एक बात और ईमानदारी से बताऊंगा, इसके ये भी मतलब कदापि नहीं है कि हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ना छोड़ दें, इंटरनेशनल भाषा है। अगर हमें बहुत कुशल अधिवक्ता या अपना विधिक व्यवसायी बनना है तो हमारी दोनों ही भाषाओं में पूर्ण दक्षता होनी अनिवार्य है। एक उदाहरण आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। आपके चांसलर सर 1982 की बात है, जब दिल्ली में एशियाड हो रहा था। उस वक्त मैं दिल्ली में था और मुझे एशियाड की टीम्स का हिस्सा बनने का एक मौका मिला। मैंने एक बहुत अच्छी चीज बच्चों वहां पे सीखी। मैं जिस टीम को केयर कर रहा था वो चाइना की वॉलीबॉल टीम थी, बॉयज की भी और गर्ल्स की। तो वो उसमें कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे उनकी नेशनल टीम में। वो सारे लोग बहुत अच्छे से अंग्रेजी समझते थे, वो सारे लोग बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन हम लोगों के साथ कभी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। कहते थे इंटरप्रेटर लाओ, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम तो चाइनीज और चाइनीज ही बोलेंगे। लेकिन जब हम आपस में अगर हम अंग्रेजी में बात करते थे उन्हें सारी समझ में आती। क्यों शेयर की ये बात? हमें राष्ट्रीय भाषा में जितना दक्ष होना है उतना ही अंतरराष्ट्रीय भाषा में भी होना है, क्योंकि अब हमारा जो प्रतिस्पर्धा है वो राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय हो चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दोनों भाषाओं पर महारत हासिल करनी होगी।
मेहता साहब जब हमने कॉलेज शुरू किया तो ये बड़ा प्रश्न आया हमारे सामने कि साहब इंग्लिश मीडियम में करोगे तो बहुत ज्यादा प्रचार होगा, बहुत लोग आएंगे। हमने कहा नहीं, हमने उसी काल से बाइलिंगुअल शिक्षा प्रारंभ की और जो आज भी प्रचलित है। आपका चाहे वो इम्तिहान का पर्चा हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, वो हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे बच्चों को जो विधि की शब्दावलियां हैं, बहुत सारे शब्द जो हमें कठिन लगते हैं, वो उनके लिए आम हो गए, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में दी जाती है। वो उनकी चॉइस है कि वो इम्तिहान में हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे हो, काफी प्रतिशत ऐसी होती है जो हिंदी में भी लिखती है। इस विश्वविद्यालय को इस बात का भी श्रेय हासिल है कि हमने पीएचडी की थीसिस भी हिंदी में कराई है, जो कि अवार्ड हो चुकी है और मृत्युदंड के ऊपर काम हुआ। हमने पूर्ण रूप से हिंदी में करा और जो शोध कार्य हमारा एलएलएम में चल रहा है, उसमें काफी तादाद में बच्चे हिंदी में कार्य करते हैं। अगर आप हमारी लाइब्रेरी में जाएंगे तो उनके लघु शोध हिंदी में ही तैयार किए गए। और इसी तरह से हमने एलएलबी और बीएलएलबी स्तर पर भी शोध कार्य रखा है। वहां पे भी विकल्प दिया है कि वो हिंदी में शोध कार्य कर सकते हैं, ताकि केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के ही लिटरेचर का विकास ना हो, साथ साथ हमें हिंदी भाषा का भी लिटरेचर और उसमें कानून और उसमें शोध कार्य उपलब्ध हो। ये कार्य हमने प्रारंभ कर दिए हैं और ये हम बराबर करते आ रहे हैं। ये हमारा अपने आप से एक वादा है, न कि किसी से। हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएं। एक बात और देखिए, हमें इसका लाभ कितना मिला, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये तो बहुत छोटी बात है, ये मैं कहीं आप और भी साझा कर सकते हैं। आप तो राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अगर आप उत्तर भारत के राज्यों की न्यायिक सेवा के पर्चों को देखें तो एक पेपर उसमें होता है ट्रांसलेशन, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। मुझे कई दफे यहाँ पे जजेस भी पूछते हैं कि बहुगुणा जी ये बताओ कि आपके विश्वविद्यालय से 3 साल में 54 जज आपने देश को दे दिए, इसके पीछे राज क्या है? 3 सालों में 54 जज देश को देना, इसके पीछे खास राज क्या है? और मैं आपको बता दूं आज कि जब बच्चा न्यायिक अधिकारी की तैयारी करता है तो जहां तक लॉ की बात है, लॉ में सारे के सारे बच्चे बराबर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। उनका नंबर 2 या 3 नंबर से ऊपर नीचे रहता है। लेकिन जो पर्चा अनुवाद वाला होता है, ट्रांसलेशन का, प्रेसी राइटिंग, निबंध, हिंदी और अंग्रेजी, उस बच्चे में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उस पर्चे में मेरा बच्चा यहां से यहां पहुंच जाता है। और यही नतीजा है कि जब मेरिट लिस्ट आती है, भले लॉ में वो सामान्य हो, लेकिन एक ही पर्चे से वो अपनी मेरिट इतने ऊपर ले जा देता है, उसको कोई फिर रोक नहीं सकता। ये है विशेष कारण, ये है महत्व विधि के छात्रों के लिए हिंदी भाषा का। आपको इस बात का ज्ञान होगा और होना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां पे एक पेपर तो इतना प्योरली हिंदी में रखा गया है न्यायिक सेवा का, जिसमें संधि विच्छेद,
एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आप 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, मैं उन पे ध्यान दिलाता हूं। वो पूर्ण रूप से हिंदी में किए जाते हैं, क्योंकि गांव में जाते हैं हम लोग बच्चे लेकर के, सारे हिंदी में होते हैं। उनको पुलिस सूचना लिखाना, RTI एप्लीकेशन डालना, तमाम चीजें, ग्राम पंचायतें कैसे चलाई जाती है, ग्राम पंचायत की भूमिका कैसे आवंटन होता है, ये तमाम चीजें हमारा विधिक जागरूकता जो शिविर है उसमें सिखाई जाती है। एक और बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो अपने आप में अद्भुत है, मुझे लगता है यहाँ पे साझा कर दें, और उससे भी हमें पता चलेगा कि हिंदी भाषा में अगर आप दक्ष हैं तो आपकी कहाँ पे इज्जत होती है और कहाँ उसका लाभ मिलता है। करीब जिस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो एक अवधारणा आई थी कि कानून गांव-गांव जाना चाहिए, और एक मूविंग वैन बनाई थी उन्होंने, और उसमें जज साहब कहने लगे गांव में जाएंगे और वहीं पे निर्णय होंगे, छोटे छोटे वोट लगाएंगे। बाद में सफल नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत की थी, और उसकी जो इन्होंने शिलान्यास मतलब करना था, शुभारंभ करना था, उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड से करेंगे। यहाँ पे एक सेंट जोसेफ स्कूल है, वहां से वो शुरुआत करनी, जिसमें 5-4 वक्ता बुलाए गए, सभी ने अंग्रेजी में अपना वक्तव्य तैयार किया था। और डॉक्टर हंसराज भारद्वाज उस वक्त भारत के विधि मंत्री थे, उन्होंने संदेश दिया कि भाई उत्तर भारत में विधिक जागरूकता अंग्रेजी में हो इसके कोई मायने नहीं, हर वक्ता हिंदी में बोलेगा। यकीन मानिए जितने वक्ता थे सबने विड्रॉ कर दिया, कह रहे साहब हिंदी में कौन बोलेगा। और इसी तरह से बच्चे भी पीछे हटे। उस टाइम पे मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ चंद 12 घंटों के अंतर से लॉ कॉलेज देहरादून को दी गई कि यहाँ के बच्चे और मैं, मुझे कहा गया 5 विषयों पे आप ही बोलिए, क्योंकि आप ही ने कहा मैं तो हिंदी में भी बोल लूंगा और अंग्रेजी में भी बोल लूंगा, मेरे बच्चे हिंदी में भी बोल लेंगे और अंग्रेजी में भी बोल लेंगे। हमने 1.25 घंटे तक वो पूरा कार्यक्रम, जिसको देश के विधि मंत्री ने, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने और पूरी जुडिशरी ने उसमें भागीदारी की, वो हमने यहाँ पे किया। और हमें उस दिन एहसास हुआ कि हमने जो हिंदी भाषा में ये सीखा है और हिंदी भाषा में हम बराबर काम कर रहे हैं, इस बात का क्या महत्व। अंत में जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं भारतीय भाषा अभियान से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम आपका हिस्सा बने। धन्यवाद। प्रोफेसर एंड डॉक्टर राजेश बहुगुणा जी का बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी भाषा के महत्व को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं इसी बीच में राघवेंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे नृत्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद शैला जी। भारतीय भाषा अभियान पिछले 14 सितंबर से लेकर और आज 28 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में भारतीय भाषा अभियान की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जागरूकता अभियान फैला रहा है। हिंदी में कार्य हो, हमारी मातृभाषा में कार्य, उसके लिए उसी सभी के जो हमारे जो पखवाड़े थे उनका समापन समारोह है। तो विभिन्न इकाइयाँ कहाँ सुदूर दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, पूरे भारतवर्ष में भारतीय भाषा अभियान की इकाइयाँ जो 2014 से शुरू हुई थी सब जगह फैल गई हैं और भारतीय भाषा अभियान हर जगह अपना कार्य कर रहा है। मैं मंचासीन माननीय बहुगुणा जी का, भगवान शुक्ल जी का धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे और अभियान को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अशोक मेहता जी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपने बिजी शेड्यूल में सब कुछ
काम छोड़ के और प्रयागराज से यहाँ तक आए और हम लोग का उत्साहवर्धन किया। माननीय डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र जी हमारे बीच में राष्ट्रीय सह संयोजक भारतीय भाषा अभियान के हैं, जिनके अथक प्रयास से भारतीय भाषा अभियान का ये परचम पूरे भारत में फैल रहा है, लहरा रहा है। यहाँ तक कि नेपाल तक भी हम लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। नेपाली भाषा के लोग भी भारतीय भाषा अभियान से जुड़ के अपने देश में अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करने के लिए वहाँ के न्यायालयों में वहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये भारतीय भाषा अभियान के प्रयास का ही परिणाम है। अब मैं ज़्यादा समय ना लूँगा आप लोगों का और मैं नृत्य पर निवेदन करना चाहूँगा। भारतीय भाषा अभियान ने 14 तारीख से हमारे कार्यक्रम आरंभ किए थे। पहला कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय तरण संगोष्ठी के रूप में हुआ था, वो उत्तर प्रदेश का था। यह 14 सितंबर को हुआ था, जिसमें जूम के माध्यम से जुड़े थे। जूम में पूरे देश से करीब 75 जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य थे वो जुड़े हुए थे और यूट्यूब तथा अपने फेसबुक पेज से लगभग 500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और आज अभी ये व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद राजस्थान का हमारा कार्यक्रम था, वो फिजिकल था भौतिक रूप से। उसमें 125 अधिवक्ता जुड़े हुए थे उच्च न्यायालय में और वो 125 आज संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके बाद हमारा कार्यक्रम हुआ 15/9/2021 को पंजाब एवं हरियाणा में। इसमें भी कभी बहुत अधिवक्ता जुड़े। हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम था हमारा 16 सितंबर को, इसमें भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुड़े। हिमाचल में आज लगभग सभी जनपदों में इकाइयां हमारी गठित हो रही हैं। टोंक राजस्थान में हमारा भौतिक कार्यक्रम था, वहाँ बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए और लोगों ने सहयोग किया। फिर 17 सितंबर को महाराष्ट्र की हमारी इकाई ने कार्यक्रम किया जो आभासी ही था और उनका विषय था शांताराम दातार का क्षेत्रीय भाषा में योगदान। एक शांताराम दातार जी थे, वहाँ के न्यायालयों में केवल अंग्रेजी में ही पहले कार्य होता था। उन्होंने वहाँ कार्य अपनी मराठी भाषा में शुरू कराया और वहाँ आज की तारीख में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पे मराठी भाषा में ज़्यादातर कार्य होने लग गया है। ऐसे हमारे योद्धा, भाषा के योद्धा रहे हैं, उनके ऊपर हमारा कार्यक्रम था। 18 सितंबर को राजस्थान में फिर हमारा भौतिक कार्यक्रम था, वहाँ भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए। 18 तारीख को ही मेरठ प्रांत में लगभग 13 जनपद है वहाँ पे, वहाँ भौतिक कार्यक्रम था, करीब 75 अधिवक्ता और बाकी फिर आवासीय माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए थे। उत्तराखंड का हमारा 19 तारीख में आज दूसरा कार्यक्रम है, ये समापन समारोह 19 तारीख को था। शैलजा जी और यहाँ के अधिवक्ताओं के नेतृत्व में हुआ, बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए थे और व्यूअरशिप उसकी बहुत ज़्यादा है, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग जुड़े। फिर 20 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगोष्ठी थी हम लोगों की। सारे कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया सब जगह फैले हुए थे, उनको हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय मेहता जी ने, माननीय कामेश्वर जी ने उनको फिर से संबोधित किया कि अभी कहाँ कहाँ आपके कार्य हो सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने लोगों से वृत्त दिया और कहाँ कहाँ कार्य हुआ इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी ली। उसमें भी लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। 21 सितंबर को हमारे बिहार का भौतिक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य अतिथि आए। उन लोगों ने हम लोग का हमारे साथ मिलकर भारतीय भाषा अभियान को बढ़ाने का संकल्प लिया। 21 सितंबर को तमिलनाडु का कार्यक्रम, देखिए दक्षिण में हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी इस कोरोना के टाइम में हम लोगों का प्रवास रहा उधर। माननीय मेहता जी के निर्देश में मुझे मौका मिला था वहाँ जाने का और वहाँ जाके भारतीय भाषा अभियान का लगभग जितने वहाँ के दक्षिण के 500 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ भी इकाइयों का गठन हुआ और वो लोग हमारे साथ मिलकर भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारी संगोष्ठी हुई, वहाँ के अधिवक्ताओं ने पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग मिलकर भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी जनपद हैं, जितनी भी इकाइयाँ वहाँ पे न्यायालय हमारी भारतीय भाषा अभियान की इकाइयाँ बनेगी और कार्य करेंगे। तमिलनाडु के कार्यक्रम के बाद फिर हमारा उड़ीसा का कार्यक्रम था। उड़ीसा में भी हमारी सारे जनपदों में इकाइयाँ लगभग बनने की और अग्रसर हैं। वहाँ पे भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए। ये भी हमारा आभासी कार्यक्रम था। बिहार में पुनः हमारा 23 सितंबर को कार्यक्रम था, ये भी आभासी था, इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे। झारखंड का हमारा
24/9 का कार्यक्रम था। इसमें बड़ी संख्या में आभासी कार्यक्रम में लोग जुड़े हुए। दिल्ली का भी 25 तारीख को कार्यक्रम था, इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुड़े। माननीय मेहता जी का उसमें हमें मार्गदर्शन मिला। फिर 25 तारीख को पश्चिम बंगाल का हमारा कार्यक्रम था, उसमें भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुड़े। और भी इकाइयों ने कार्यक्रम किया, लगभग 60-70 इकाइयों से और भी कार्यक्रम है, अभी कुछ की सूचना नहीं आ पाई है। तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होना जी, मैं कहूँगा कि भारतीय भाषा अभियान ने आज सारे न्यायालयों में मिलकर, सारे विधि विश्वविद्यालयों से मिलकर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को, छात्रों को, सबको जोड़ के इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय भाषा अभियान की टोली उत्तराखंड में आपके विश्वविद्यालय में आई है। आप पूरे उत्तराखंड को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ साथ पूरे भारतवर्ष के छात्र आपके यहाँ हैं, तो निश्चित ही आप लोगों का भी सहयोग मिला। हमारे जो छात्र हैं ये हमारी भाषा के महत्व को समझेंगे और अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे, अधिवक्ता के रूप में या जिस भी रूप में रहेंगे, अधिकारी के रूप में रहेंगे, सब भारतीय भाषाओं में काम करेंगे, ऐसा हम पूरी अपेक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। कुछ इकाइयाँ थी वहाँ पे कुछ कम रह गया काम हमारा, जैसे हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और क्या कहते हैं उसकी खंडपीठ है लखनऊ, वहाँ पे कार्यक्रम होना था, कुछ किसी कभी कारणों से नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे और अच्छी तरह से काम करें। बस इतना ही कहना है, आप लोग आगे हमारे अभियान में से जुड़े, चाहे अधिवक्ता हों या बाद में किसी अधिकारी के रूप में भारतीय भाषाओं का साथ दे। हम भारतीय, हमारा पहला कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि, मातृभाषा के लिए अपना पूरा सहयोग करें, ऐसा हम सबसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राघवेंद्र शुक्ल जी का, जिन्होंने भारतीय भाषा अभियान किस तरह से पूरे राष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री अनिल देवलाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। अनिल देवलाल। सर्वप्रथम मंच पर बैठे हुए विद्यालय के सरपरस्त मुखिया श्री राजेश बहुगुणा जी, पंचासीन भगवान स्वरूप शुक्ल जी, भारतीय भाषा अभियान के हमारे मुखिया माननीय अशोक मेहता जी, कामेश्वर मिश्र जी, मेरे बड़े भाई राघवेंद्र शुक्ला जी, मेरे साथी अधिवक्ता जो विभिन्न न्यायालयों से आए हुए हैं, देहरादून की हमारी जो टीम इसको लीड कर रही है, और मेरे सामने बैठे हुए भावी अधिवक्ता या न्यायाधीश, मैं आप सभी लोगों का भारतीय भाषा अभियान हिंदी पखवाड़े के समापन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा इस बारे में, भारतीय भाषा अभियान के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हमने दैहिक और मानसिक स्वतंत्रता तो जरूर प्राप्त कर ली थी, और तथाकथित रूप से कानूनों में भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। लेकिन उसके बाद चाहे अनचाहे, या मान लीजिए इस भाषा ने हमको प्रभाव में ले लिया, हम इस भाषा को ढो रहे हैं अभी तक। बहुत पहले हमारी संगोष्ठी हुई थी, उसमें किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, वो उदाहरण अभी तक मेरे जहन में जिंदा है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लेडी विक्टिम किसी भी केस में अगर कोर्ट में जाती है और वो ये कहती है कि मैं परेशान थी, मैं रोई, तो क्या बोलेगी? आई वेप्ट या आई क्राइड, लॉट ऑफ क्राइड। लेकिन हिंदी में जो भावना है कि मैं जोर जोर से रोई, मैं बिलक बिलक कर रोई, मैं पटक पटक कर रोई, मैं जार जार कर रोई, क्या इसका ट्रांसलेशन हो सकता है? क्या ये भावना जा सकती है? तो जो फीलिंग्स हिंदी में आएगी या अपनी मातृभाषा में आएगी, वो फीलिंग्स दूसरी भाषा में नहीं आएगी। इसका एक और दृष्टांत अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि एक कोई सज्जन थे, वो 12 भाषाओं में निपुण थे, तो कृष्णदेव राय जी ने पूछा तेनालीराम से कि इसको ये कैसे पता किया जाए कि इसकी मातृभाषा का है। तो आदमी जब बहुत खुश होता है या बहुत परेशान होता है तो अपनी मातृभाषा जरूर बोलता है। तो जब वो मंच पर चढ़ रहे थे तो उनको धक्का दिया गया, तो तुम अपनी मातृभाषा में कुछ बोला तो बोलेंगे, ये भाषा। इसके लिए मैं सतत बधाई दूंगा भारतीय भाषा अभियान को कि लगभग 75
वर्ष बाद भी भारतीय भाषा के लिए या मातृभाषा के लिए आज़ादी की लड़ाई के जो पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, इसके लिए भारतीय भाषा अभियान के हमारे मुखिया और समस्त टीम साधुवाद के पात्र हैं। और इनके सतत प्रयास के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं कि जीत में चाहत का जुनून होना चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून होना चाहिए, और ये आसमान भी आ जाएगा एक दिन जमीन पे, इरादों पे बस तो ये खून किसी हमें जो हमने भारतीय भाषा अभियान को दिल्ली प्रांत से शुरू कर लगभग 24-25 प्रांतों में बढ़ा दिया है और सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। इसमें यह कहना भी आवश्यक हो जाता है कि मोहन भागवत जी की अध्यक्षता में 200 जज हमसे जुड़े थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि हम अपना निर्णय 12 भाषाओं में देंगे। इसके साथ ही जिस शिद्दत से दिन रात अभी हमारे राघवेंद्र शुक्ला जी ने व्रत प्रतिवेदन रखा था कि हमने किस किस तरीके से भारतीय भाषा अभियान के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है, इसमें मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा के शर्मा जी को, जो कि इस हमारी टेक्निकल टीम के हेड हैं और दिन में 3 प्रोग्राम करते हैं, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। मेरे ख्याल से कंप्यूटर पे मोबाइल पे जुड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक वक्ता को सुनना, उसके बाद उनकी टिप्पणी लिखना, उसको यूट्यूब पे प्रसारित करना है, जिस चीज को करना। माननीय कामेश्वर मिश्रा जी, माननीय अशोक मेहता जी, राघवेंद्र शुक्ला जी, इनके प्रयासों को देखते हुए हम इनके पीछे चलने को उद्यत भी हैं और विवश भी हैं, लेकिन मन में यह संकल्प है कि भारतीय भाषा को किसी भी तरीके से है पुनर्जीवित करना है। इसी क्रम में एक छोटी सी बात और कहूंगा मैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी है, और अभी तो भारतीय भाषा अभियान ने मुट्ठी पर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान में मुझे आमंत्रित किया गया था कि इस संबंध में महापुरुषों की कुछ उक्तियां जो भारतीय भाषा या मातृभाषा के बारे में कही गई है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अवनींद्र कुमार विद्यालंकार जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना आजादी बेकार है। विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्तां है, ये वाटर चैन ने कहा। जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं बच्चों को विदेशी लिपि में शिक्षा देना उन्हें राष्ट्र प्रेम से वंचित करना है, ये भवानी दयाल सन्यासी जी कहते हैं। अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता और समझता हो, यह महात्मा गांधी जी ने कहा। जैसे कि अभी हमारे भगवान जी ने भी कहा था कि हमें जहां न्याय देना है उस भाषा में दक्षता होनी चाहिए, प्रैक्टिकली हमें जानना चाहिए कि क्लाइंट क्या समझता है, क्या जानता है। भाषा राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है, ये भी भवानी दयाल सन्यासी जी ने कहा था। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। गोविंद शास्त्री जी, हरिओम जी जो जाने माने कवि हैं, वो कहते हैं कि कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगह, जो निज भाग भाषा अनुराग का अंकुर नहीं पूर्व जगह। ये महापुरुषों की उक्तियां हैं, और महापुरुषों की उक्तियां दृष्टांत इसलिए बन जाती है कई जगह। जो हमारे छात्र हैं, मैं भी पहले शिक्षक रहा हूँ, और आपको शायद ये जान के समकक्षता का एहसास होगा, मैं भी यहीं देहरादून का रहने वाला हूँ, डीएवी कॉलेज का पढ़ा हूँ 1991 से लेकर 1996 तक। भले मैंने विदेशी भाषा में स्नातक किया था, इंग्लिश किया था उस टाइम, लेकिन यहीं का पढ़ा हूँ। और ये जो इस टाइम पर शिक्षा आप लोग के गुरुजन देते हैं, कहते हैं कि उम्र और अनुभव को भेंट नहीं होती। हम उस टाइम सोचते थे क्या बड़े लोग कहते हैं, लेकिन अब उम्र आ गई, अब समझ में आते हैं कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो आपके जो प्राचार्य जी हैं, आपके जो विभाग के मुखिया हैं, वो सक्षम है, हर तरीके से ज्ञानी है, बहुत अच्छी आपको शिक्षा दे रहे हैं, और इतने उन्होंने न्यायाधिकारी निकाल दिए। मैं दिल की गहराइयों से प्रशंसा करना चाहूँगा ऐसे गुरु की, ऐसे नेतृत्व की, और आपको भविष्य के लिए भी बधाइयाँ दूंगा कि आप उत्तर प्रगति करें और आप इस यूनिवर्सिटी इस विद्यालय का भविष्य उज्जवल करें। साथ ही भारतीय भाषा अभियान की सारी टीम जो हमारे विभिन्न प्रांतों से है, हमारे भाई साहब सुंदर जी, हीरा झा जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी,
प्रभात कौशिक जी, जितने भी लोग शिद्दत से इसके लिए लगे हुए हैं, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से प्रशंसा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपने नेतृत्व को कहता हूँ कि आप खुशनसीब है कि आपके साथ अच्छी टीम है, आप बुलंद नेतृत्व कीजिए, सब आपके साथ हैं। और आखिरी में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक शब्द और कहूँगा कि ईश्वर का दिया हुआ कभी याद नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि ऐसे क्रांतिवीरों का कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनिल देवलाल जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उक्तियां महापुरुषों द्वारा कही गई हैं, वो हम सबके सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपने माननीय अधिवक्ता श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। भगवान स्वरूप शुक्ल जी स्थायी अधिवक्ता भारत सरकार के हैं। आज भारतीय भाषा अभियान दिल्ली पखवाड़ा के समापन समारोह में हिंद महासागर से प्रारंभ होकर के हिमालय तक नीचे से ऊपर की यात्रा हिमालय की ओर से देहरादून के इस पवित्र धरती पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विशेष प्रांगण में कुलाधिपति श्रीमान जितेंद्र जोशी जी के सानिध्य में उद्घाटन समारोह प्रारंभ किया गया। हमें उनका आशीर्वचन मिलेगा, किसी आवश्यक कार्य से वो विदेशी डेलीगेशन आए थे, उनका टाइम शेड्यूल होता है, इसलिए उनको बताना चाहता हूँ। उप कुलाधिपति प्रोफेसर एवं डीन लॉ कॉलेज देहरादून श्रीमान डॉक्टर राजेश ग्रोवर, हमारे भारतीय भाषा अभियान के मार्गदर्शक श्रीमान अशोक मेहता जी जो आपके सामने हैं, और आप हमसे से सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन बचपना उतना ही है जितना एक नन्हे पुण्य सादे बालक में होती है। आप उनके साथ बहुत आनंद है और इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, कम से कम अंग्रेजी का तो कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है। आप जिस विधि से आपको आनंद मिले, जिस विधि से समाज का कार्य हो, जिस विधि से देश का उत्थान हो, वो कार्य ही इसका प्रोटोकॉल है। हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान कामेश्वर मिश्र जी, जिनके प्रयास से दक्षिण से उत्तर आज समापन की दिशा में है, और ऐसा नहीं कि हम हिंदी पखवाड़े में ही कार्य करते हैं, पूरे वर्ष इस कार्य में हम अनुमत होते हैं। विषय जो था उस विषय में मैंने स्वयं विवेक से थोड़ा परिवर्तन किया है, क्योंकि हमारे सामने जो ऑडियंस है ये हमारे बहुत नज़दीक है, और मैं शनिवार को इन्हीं बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो ये तो मेरे मन की बात हो गई। मेरा प्रथम दो पंक्ति के अतिरिक्त पीछे की सारी पंक्तियों के लिए मेरा ये विषय रहने वाला है। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है, उपस्थित श्रीमान समीर कौशिक जी जो शिक्षा उत्थान न्यास के पश्चिमी क्षेत्र के हमारे संयोजक हैं, जो शिक्षा उत्थान न्यास के एक आयाम के रूप में भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रहा है। उपस्थित छात्र बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, भारतीय भाषा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भारतीय भाषा अभियान के समापन समारोह का इस प्रांगण में क्या उचित है और इन विद्यार्थियों से उनका क्या संबंध है। तो मैं सिर्फ आपके लिए इस बात को थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ।
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। सब मानते हैं जी। अब सिर्फ हम अगर कुछ बात कहेंगे सिर्फ हाथ उठा लीजिए, मैं समझ रहा हूं कि हमारी बात आपको समझ में आ रही है। ये देश किसका है? हाथ उठाकर से बता रहे हैं, बोलना नहीं। कोई ये मानता है कि देश हमारा नहीं है? नहीं मानता, एक ही हाथ नहीं। ये देश हमारा है तो 150 करोड़ के मत के हिसाब से तो देश नहीं चलेगा। 150 जनसंख्या है, 150 करोड़ जनसंख्या है, तो इस पूरी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, पूरे कार्यकलाप को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान होता है। ध्यान में है, संविधान ही एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत 1 से 1,500 कानून हैं, वो इंप्लीमेंट होते हैं। अगर वो कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो कानून क्या हो जाता है? फेक हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक विषय आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है, हम पढ़े लिखे अपना काम दिए और आनंद लिए, आवश्यकता थोड़ा और पीछे जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहा हूं, उसमें देश की और राष्ट्र की कोई सीमा नहीं। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्रकार के मानवेतर जीव हैं, उन सब के संरक्षा और समृद्धि का, उनकी रक्षा भी करना है और उनमें अपडेट भी करते रहना है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो। लेकिन इस काम को करने की जिम्मेदारी किसको मिली है? परमात्मा ने मनुष्य को दिया, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के अलावा संसार के किसी भी प्राणी में सिर्फ एक अंतर है, वो है विवेक का। तो मनुष्य ही है जो संसार के प्रत्येक वस्तु में अपने विवेक का प्रयोग करेगा, चाहे वो करते समय, चाहे उसका आदान प्रदान करते समय, या उसको कट टेस्ट करते समय। तो अब तो ध्यान में आ गया कि हम किस श्रेणी में हैं? सृष्टि के संरक्षण और संवर्धन की श्रेणी में हैं, करने वाले हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो जो मृत्युंजय है। मृत्युंजय भारत का जो नागरिक होगा वो कैसा होता है? उसका क्या टाइटल है? उसको अमर। क्योंकि अगर नागरिक नहीं हो तो राष्ट्र का कोई अर्थ है नहीं। आप किस देश के नागरिक हैं? जो मृत्युंजय राष्ट्र है। अब आपको अपनी पहचान हो गई कि आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। विषय बड़ा, मनुष्य सारा काम करेगा, हिम्मत से करेगा, बुद्धि से करेगा, विवेक से करेगा, लेकिन उसको अभिव्यक्त कैसे करेगा? वाणी से। वाणी के और कोई माध्यम है? और अगर 150 करोड़ की जनसंख्या में 98% लोगों की वाणी अंग्रेजी नहीं है, तो 98% लोगों का टैलेंट इस देश के काम में आएगा? नहीं आएगा। तो अब तक का जो डेवलपमेंट है, जो भी विकास दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारत दुनिया में परचम फहराने की स्थिति में है, ये 2% मानसिकता का परिणाम है। अगर इसमें 98% लोगों का टैलेंट और जुड़ जाए तो भारत कहां पहुंचेगा?
अमेरिका कितना छोटा हो जाएगा, चीन कितना छोटा हो जाएगा। उस बृहद लक्ष्य को प्राप्त करने का काम जो कर रहा है वो है हमारा भारतीय भाषा अभियान। भारतीय भाषा अभियान देश के 98% लोगों को वाणी दिलाने का कार्य कर रहा है। अपने आसपास देखिए कितने हिंदी वाले हैं, कितने अंग्रेजी वाले हैं, कितने अन्य भाषा वाले हैं। अब आते हैं संविधान की बात। मैंने इसलिए किया कि हमें सब कुछ संविधान की पैरामीटर के अंदर काम करना है। अगर इस कार्य को हमारे देश के महापुरुषों ने समर्थन किया है, जैसा कि महापुरुषों की एक श्रृंखला अभी माननीय देवलाल जी ने कहा, हिंदी की आवश्यकता है, देश की भाषा की आवश्यकता है। हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और न्यायालयों का भारतीयकरण करना है। अभी वो 3-4 बार लगातार अपने वक्तव्य में दे चुके, जिसका परिणाम है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी 6 भाषाओं में अपने जजमेंट देना चालू कर दिया। तो हमारे इस कार्य का समर्थन किसका है? हमारे देश के महापुरुषों का जो चले गए इस स्वप्न को लेते हुए, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिन्होंने ये स्वप्न हमें दे रहे हैं। और अभी बताइए, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, स्वप्न आपको किस भाषा में आता है? स्वप्न आता है नहीं? स्वप्न आता है? कभी अंग्रेजी में स्वप्न आया किसी को? अब जाइए कि देखिएगा, मम्मी से खेलते हुए, पापा को चिकोटी काटते हुए, ताऊ से के सर पर हिलते हुए, या कुछ भी काम आपको जब आएगा अपनी मातृभाषा में आएगा, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो हमें पूरे जिंदगी भर काम देता है, हमारे रोए रोए में बसता है। तो वो स्वप्न जब आएगा तो मातृभाषा नहीं आएगी। इसलिए माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। और इस विकल्प को सबको संकल्प बनाना है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे, लेकिन हम उतनी ही जानकारी रखेंगे अपने मातृभाषा की, अपने राज्य की भाषा की, अपने राष्ट्र की भाषा। एक विषय में आता हूं, अक्सर देखते होंगे 3-4 स्लोगन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम ज्यादातर वंदे मातरम करते हैं, भारत माता की जय करते हैं और जय हिंद करते हैं। ये स्लोगन किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? वो हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है वो शब्द। और अभी हमने पूर्वांचल विश्वविद्यालय की प्रार्थना जो आपका गीत सुना, उसमें भी शब्द आया राष्ट्र हिंद। मैं नोट किया हूं, राष्ट्र हिंद शब्द आया है, आपको ध्यान में है? संविधान के अंतर्गत कहीं भी राष्ट्र शब्द नहीं लिखा है। ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप हमारे देश के भविष्य हैं और राष्ट्र शब्द अगर नहीं है और जिस राष्ट्र की वंदना आप यहां कर रहे हो, आपका दायित्व तो है कि नहीं है कि संविधान में राष्ट्र शब्द आना चाहिए? जो राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्रपति का पद आपने दिया क्यों? उपराष्ट्रपति का पद दिया क्यों? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज बनाया क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? उसका समाधान है भारतीय भाषा अभियान। अब आते हैं भाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा शब्द नहीं है हमारे संविधान में। भारत संघ की भाषा है। भारत को राष्ट्र नहीं माना है। भारत को क्या माना है कि टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ा हुआ स्टेट एक
संयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट में जुड़ा हुआ है, जिसको ये उसका प्रतीक है। एक हमारी फिलॉसफी क्या है, भारत एक राष्ट्र है और जितने राज्य हैं उसके अंग हैं। अब आते हैं आवश्यकता ध्यान में आ गई आपकी। उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, भाषा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, 98% लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, 98% लोगों को वाणी देने के लिए भारतीय भाषा अभियान का अभ्युदय हुआ। भारतीय भाषा अभियान का जो कार्य है वो अपने 4 भागों में कार्य करता है। क्योंकि संवैधानिक संस्था की दृष्टि से देखें, भारत के कार्य की दृष्टि से देखें, तो 4 क्षेत्रों में अभी हमने काम प्रारंभ किया है। पहला है न्यायालयों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग। दूसरा है जो विधि निर्माण प्रक्रिया है उसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग हो, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा भारतीय भाषाओं में, और वो बना हुआ कानून भारतीय भाषाओं के में शिक्षा दी जाए, शासन प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग हो। अगर इन 4 क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का उपयोग हुआ तो 98% लोगों को भारतीय भाषा मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। ये कार्य है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग हो, जिससे हम आत्मा की आवाज से इसका विकास कर सके, जो हमें अपने मां से बचपन में दूध सुनते हुए मिला है। उस दूध को पवित्र करने का ये कार्य है, उस दूध को गौरवान्वित करने का कार्य है। अंग्रेजी, जर्मनी, फारसी हम सीख लेंगे, ये हमारा सब क्लास है। मेन क्लास क्या है? हमारी भाषा। अगर हम अपनी भाषा में अपनी आत्मवेदना को व्यक्त कर पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और भारत का टैलेंट अपने आत्मा की आवाज पर जब बाहर निकलेगा तो देश विश्वगुरु अपने आप बन जाएगा। इसी विषय के साथ मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि आप जिस भाषा में पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन समय की मांग है, राष्ट्र की मांग है, अपने महापुरुषों का सपना है, अपने संवैधानिक संस्थाओं का आग्रह है, भारतीय भाषा अभियान का संकल्प है। हम अपने मातृभाषा में कार्य करें, दैनिक कार्य करें, स्वयं करें और समूह में मिलकर दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें। अगर हम ये कार्य कर पाए तो हम अपने देश के साथ न्याय कर पाएंगे, अपने महापुरुषों के साथ न्याय कर पाएंगे, अपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ न्याय कर पाएंगे और इस संसार में उत्कर्ष पूर्वक जीवन जी करके हम मोक्ष के भागी होंगे। क्योंकि अगर ये हमारा कर्तव्य है कि अपनी मातृभाषा का, अपनी राजकीय भाषा का, अपने भारत संघ की भाषा को विश्व पटल पर ले जाने में अगर थोड़ा सा भी हमारा योगदान है, कि किसी मोक्ष से कम नहीं है। आए हैं तो जाना पड़ेगा, जाने के पड़े एक कार्य तो कम से कम करके जाएं। क्योंकि माँ ने जिस आशा से दुग्धपान करा करके हमें इतना बड़ा किया है, संसार में भागीदारी बना दिया है हमें, हम उसके अंग हैं, पूरे सृष्टि का संवर्धन करने का दायित्व हमारे ऊपर है। हमें अपनी भाषा को पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा और एक वातावरण बना करके इसको संकल्प के रूप में हमें विश्व पटल पर रखना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आह्वान करता हूँ, आइए भारतीय भाषा अभियान के इस यज्ञ में आप संविधा बन करके अपनी वाणी रूपी भाषा का प्रयोग करके राष्ट्र के गौरव को प्रकट करने का संकल्प लें। आप बुद्धि है, ज्ञान है, सब को प्रकट करना है। अगर हम प्रकट नहीं कर पाए तो जैसे है वैसे चला जाए। समय प्रकट करने का, इससे बढ़िया कोई समय नहीं होगा। जबकि प्रशासन भी आपके साथ है,
दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है। आपके टैलेंट को समाज को आवश्यकता है, न केवल इस समाज को, विश्व समुदाय को। आप अपने अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन में अपना योगदान दें। ये शब्दों के साथ ही बात को वंदे मातरम। हमारे माननीय श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष हमारे अतिथि श्री मनन मिश्रा जी नहीं आ पाए हैं, उनका संदेश। नमस्कार, प्रणाम। भारतीय भाषा अभियान हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में आपने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपके बीच नहीं आ रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा ही भारतीय भाषा अभियान के साथ हूं। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलूंगा। श्री मनन मिश्रा जी का भी हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाओं के साथ हम उनको अभिनंदन। अब मैं आपके समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी। उनका परिचय मैं देना चाहूँगी। आप प्राचार्य हैं विधि नोएडा में तथा भारतीय भाषा अभियान के सदस्य हैं। धन्यवाद मैडम। आज इस प्रथम सत्र के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं इस उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का, पूरी यूनिवर्सिटी का सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस सुंदर प्रांगण में भारतीय भाषा अभियान के हिंदी पखवाड़े दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का समापन समारोह के लिए स्थान को दिया। निश्चित रूप से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के समस्त लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बधाई के पात्र हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में यहाँ के कुलाधिपति श्री जितेंद्र जोशी जी, जो कि मंच पर अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय दिया, व्यस्त होने के कारण बीच में वो चले गए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद की कड़ी में श्री राजेश बहुगुणा जी, जो हम सबके परिचित हैं, बहुत व्यस्त हैं, फिर भी आज ही नहीं, इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में आज तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से 2-3 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। निसंदेह शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं किया जा सकता। बहुगुणा जी, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ और आशा करता हूँ कि भारतीय भाषा अभियान के अन्य भी कार्यक्रम अगर उत्तराखंड में हो रहे हैं तो आपका सहयोग और सानिध्य हम सबको मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है आपसे। आज मंच पर हम सबके बड़े भाई, प्रेरणा स्रोत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भगवान स्वरूप शुक्ल जी, जो भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं, आपने यहाँ मंच पर आकर के हम सबको अपने वचनों से एक प्रेरणा दी है, उसके लिए हम आपका भी हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने के लिए शैलजा शर्मा जी, जो भारतीय भाषा अभियान की यहाँ की प्रांत की संयोजिका भी हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस धन्यवाद की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी है या महत्वपूर्ण व्यक्ति
अगर मेरी समझ में है तो यह लॉ कॉलेज के छात्र जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर इनको धन्यवाद न दिया जाए तो हमको लगता है कि यह एक नाइंसाफी होगी। आपके सहयोग के लिए निश्चित रूप से शब्दों की कमी है। जितने धैर्य से इस भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम को आपने सुना है और हमारी शोभा बढ़ाई है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि न कि इस उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, चूंकि जैसा कि राजेश बहुगुणा जी ने भी कहा है कि यह सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी नहीं हैं, भारत देश से आए हुए विभिन्न कोनों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक अपेक्षा आपसे है कि जहां भी रहें, शिक्षा लेने के बाद जिस प्रांत में रहें, जिस पद पे रहें, जिस व्यवस्था में जाएं, आप भारतीय भाषा अभियान के साथ जरूर जुड़े रहें। यह जरूर आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी अपेक्षा के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस प्रथम सत्र को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है, हम उनको पुनः धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से शब्दों की कमी है कि आपका धन्यवाद किस प्रकार से करें, फिर भी यह एक औपचारिकता है। आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में शबीर कौशिक जी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजेश बहुगुणा जी को शिक्षा संस्कृति उत्थान नाश की एक पत्रिका को भेंट करें। श्री शबीर कौशिक जी।